हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर ग्रेविटेशन के सेकेंड लॉस्ट टॉपिक की, जो कि है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल? प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी बॉयंसी की, बॉयंट फोर्स की, और देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे कि हमारा जो बॉयंट फोर्स है वो डिपेंड करता है। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, जो कि सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर ग्रेविटेशन का, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो दिस इज विभूति करे, आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के जो वीडियोस हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, वो बिल्कुल मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद में किसी भी तरह का पेमेंट या किसी भी तरह का पैकेज लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ठीक है, इस अच्छी शुरुआत से हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, ये सबसे पहले किसने दिया था? ऑब्वियस सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है, आर्किमिडीज ने दिया था। क्या दिया था उनका स्टेटमेंट देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस अ बॉयंट फोर्स। ये तो हमको पता है कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम एक लिक्विड में डालेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा? बॉयंट फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा? वो लिक्विड ही लगाएगी। तो देखो, ये रहा हमारा कंटेनर, इसमें भरा हुआ है क्या? मैंने पानी, और इसमें डाली है मैंने एक रबर बॉल। ठीक है, मैंने एक रबर बॉल डाली है। अगर रबर बॉल पूरी नीचे चली जाए तो वो क्या होगा? कंप्लीटली इमर्स का केस होगा, यानी कि वो सिंक ही हो गई है, नीचे डूब गई है। और अगर ये बॉल आधी पानी के अंदर है और आधी बाहर है तो ये पार्शियली इमर्स्ड का केस होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम अभी केवल यही दोनों केसेस कंसिडर कर रहे हैं। हम वो वाला केस नहीं देख रहे हैं जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है, उसका बिल्कुल भी कोई भी पोर्शन जो है वो पानी के अंदर नहीं है। हम ऐसा केस नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम कंप्लीटली इमर्स्ड और पार्शियली इमर्स्ड का केस कंसिडर कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, मतलब पानी के कांटेक्ट में आएगा, तो हमारी जो अर्थ है इस बॉल पे क्या करेगी? एक फोर्स लगाएगी। फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा भाई? फोर्स का डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब ये फोर्स किसके बराबर होगा? बॉल के वेट के बराबर होगा। क्या बोला मैंने? कंटेनर लिया, उसमें पानी भरा है, पानी में रखी हमने एक रबर बॉल। रबर बॉल के ऊपर सबसे पहले अर्थ क्या करेगी? एक फोर्स लगाएगी। कहाँ लगाएगी? नीचे की तरफ लगाएगी, और वो किसके बराबर होगा? बॉल के वेट के बराबर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि पानी भी क्या करेगा? अब बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स लगाया? बॉयंट फोर्स लगाया, और बॉयंट फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा। इतना समझ में आया? फिर इसके बाद में इन्होंने क्या बोला कि इट एक्सपीरियंसेस अ बॉयंट फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बॉयंट फोर्स लगा है वो किसके बराबर होगा? उसके वेट के बराबर होगा। ये आर्किमिडीज ने बोला कि जब एक ऑब्जेक्ट को हमने डाला है पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो उसके ऊपर वेट भी लगेगा, बॉयंट फोर्स भी लगेगा। बॉयंट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? उसके वेट के बराबर हो जाएगा। और वो जो बॉयंट फोर्स होगा ना, किसके बराबर होगा? टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उसके बराबर होगा ये बॉयंट फोर्स। अब ये पानी क्यों डिस्प्लेस कर रहा है यार, ये समझ में नहीं आया। हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें बिल्कुल ऊपर तक पानी भरा हो, बिल्कुल उसकी रिम तक पानी भरा हो, बिल्कुल भी जगह ना हो, एक ड्रॉप की भी जगह ना हो। उसमें जब हम एक ऑब्जेक्ट को डालेंगे, एक बॉल को डालेंगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि पानी जो है ना बाहर आ गया। पानी बाहर क्यों आया? ये आपके साथ भी होता है। एक भीड़ भाड़ वाली जगह है, आपको उसमें से जाना है, तो आप क्या करोगे? अपने आसपास के लिए थोड़ी सी जगह बनाओगे, अपने मोशन के लिए थोड़ी सी जगह बनाओगे, आजू बाजू के लोगों को थोड़ा सा हटाओगे। सिमिलरली पानी बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है। अब अगर इस बॉल को इस कंटेनर में अपने लिए जगह बनानी है तो बॉल को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा पानी हटाना पड़ेगा। पानी हटाना पड़ेगा, इसने पानी हटाया, लेकिन कंटेनर में पानी के लिए बिल्कुल जगह ही नहीं थी, किसी भी चीज़ के लिए जगह नहीं थी। तो क्या हो गया? अल्टीमेटली पानी जो है ना नीचे आकर के गिर गया। और कितना पानी गिरेगा? बेसिकली
एक पर्टिकुलर वेट का होगा वो पानी, ठीक है, पानी का भी क्या होगा, एक वेट होगा। तो आर्किमिडीज ने बोला कि भाई जो बॉयंट फोर्स जो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है पार्शियली या कंप्लीटली इमर्ज होने के बाद लिक्विड में, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस होगा उसके बराबर ही वो बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कैसे, इसको समझते हैं हम। देखो यहाँ पे हमने एक बड़ा कंटेनर लिया है, उधर पे है एक होल, तो उसके होल के लेवल तक हम उसमें लिक्विड भर देंगे, पानी भर देंगे, ठीक है। अब उस होल के नीचे हम एक छोटा सा कंटेनर भी रख देंगे। क्या सिग्निफिकेंस है उस कंटेनर की वो अभी हम देखते हैं। फिर हमने क्या लिया, एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, उसमें एक 5 किलो का एक आयरन बार रखा हुआ है, लटका हुआ है। अब क्या होगा, जैसे ही ये 5 किलो का आयरन बार अंदर जाएगा, ठीक है, 5 किलो का बार अंदर जाएगा, तो हमें पता है कि अब बिल्कुल भी कंटेनर में जगह नहीं है, ना पानी के लिए जगह है, ना किसी भी और ऑब्जेक्ट के लिए जगह है। तो अगर इस आयरन बार को इसके अंदर जाना है और अपने लिए जगह बनानी, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पानी को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, पानी को डिस्प्लेस किया, पानी डिस्प्लेस हुआ तो क्या हुआ, इस गड्ढे के थ्रू, होल के थ्रू आ गया कहाँ, बाहर, और ये जो छोटा वाला जो कंटेनर है ना, इसने कर लिया उस पानी को अपने अंदर कैच कर लिया बेसिकली, ठीक है, भर लिया अपने अंदर, फिल कर लिया। तो हमारा जो छोटू कंटेनर है वो भर गया डिस्प्लेस्ड वाटर से। अब अगर आर्किमिडीज की माने तो उन्होंने क्या कहा था कि जितना इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बॉयंट फोर्स लगेगा उतना ही पानी क्या करेगी, ये डिस्प्लेस, जो बेसिकली सेम वेट का वाटर जो है वो क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। अच्छा ज़रा देखते हैं, जब आयरन बार इसके अंदर गया, ठीक है, जब आयरन बार इसके अंदर गया तो क्या हुआ, 5 केजी का वेट, 5 केजी का जो आयरन बार है वो अंदर गया था, ठीक है। क्या लगेगा, एक बॉयंट फोर्स भी लगेगा, ठीक है, बॉयंट फोर्स लगा, जिसके कारण कितना लगा बॉयंट फोर्स, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये लगा कितना, 2 केजी। अब यहाँ आप देख रहे हो कि अगर मैंने इस स्प्रिंग बैलेंस को इस आयरन बार से हटा दोगे तो क्या होगा, ये जो आयरन बार है ये चला जाएगा नीचे। और हमें पता है कि सिंकिंग की कंडीशन क्या होती है, सिंकिंग कंडीशन तब होती है जब ऑब्जेक्ट का वेट जो है उस पर लगने वाले बॉयंट फोर्स से क्या हो, ज़्यादा हो। तो मैंने क्या किया, ये स्प्रिंग बैलेंस है ना, इसको हटा दिया, कनेक्शन तोड़ दिया, और अब ये जो आयरन बार है वो चला गया नीचे। लेकिन नीचे तो गया, वेट उसका कितना था, 5 केजी था, लेकिन बॉयंट फोर्स कितना लगा यहाँ पे, बॉयंट फोर्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 केजी लगा। तो वेट हो गया उसका ज़्यादा उसके बॉयंट फोर्स से, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आयरन बार क्या हुआ, वो नीचे सिंक कर गया। अब ज़रा ये जो छोटे वाले कंटेनर में जो पानी कलेक्ट किया हुआ था ना, उसका ज़रा हम मेजर करेंगे तो उसका वेट भी कितना आएगा, 2 केजी आएगा। बॉयंट फोर्स यहाँ पे कितना लगा था, 2 केजी लगा था। पानी जो उसने डिस्प्लेस किया वो भी कितना आया, 2 केजी आया। यही तो आर्किमिडीज ने प्रूफ किया था। आई बात आपको समझ में। उनने क्या बोला था कि जब एक ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली ये कम्प्लीटली डिस्पर्जन वाला केस है, इमर्जन वाला केस है। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली या होली क्या करते हो, इमर्स करते हो लिक्विड में, तो उसके ऊपर जो बॉयंट फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, उसके वेट के बराबर होगा। और साथ ही साथ वो बॉयंट फोर्स किसके बराबर होगा, उस लिक्विड के वेट के बराबर होगा जो कि उसने डिस्प्लेस कर दिया है। आई बात समझ में। ये है क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यहाँ पे हमने 5 केजी का बार लिया था, उसको हमने जैसे डिस्पर्स किया, थोड़ा सा पानी होल से बाहर आ गया, उस जो बाहर आया पानी उसको भी हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। अब आप देखो स्प्रिंग बैलेंस को अगर मैं इस बार से डिस्कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, इसका मास कितना था, इसका वेट कितना आया था, आयरन बार का 5 केजी आया था। पानी ने उस पर कितना बॉयंट फोर्स लगाया, पानी ने लगाया उस पर 2 केजी बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स जो है वो कम हो गया उसके वेट से, जिसके कारण क्या करेगा, मेरा जो बार है वो सिंक कर जाएगा, यानी कि वो नीचे आ जाएगा, डूब जाएगा पानी में, है कि नहीं। और इसके बाद में जो पानी उसने डिस्प्लेस किया है उसको जब हमने मेजर किया तो उसका वेट भी कितना आया, 2 केजी आया, यानी कि बॉयंट फोर्स के बराबर आया। और यही आर्किमिडीज ने प्रूव किया था, यही उनने स्टेटमेंट दिया था, प्रिंसिपल दिया था। क्लियर है आप सबको। तो आई होप अब आपको आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो समझ में आया हो। अब सवाल ये आता है यहाँ पे कि एक हैवी शिप हमने ली है, वो पानी में फ्लोट करती है, पार्शियली इमर्स्ड होती है ये, है ना। शिप को आप देखोगे तो आप कभी ये नहीं देखोगे कि ये रही आपकी शिप, ये रहा आपका वाटर और ये रही आपकी शिप।
वो क्या रहती है, थोड़ा सा उसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो पानी में डूबा ही रहता है, ठीक है। तो ये पार्शियली इमर्स्ड वाला केस है। अब एक हैवी शिप पानी में फ्लोट करती है, लेकिन अगर हम एक आयरन वो ले लें, ब्लॉक ले लें, ठीक है, सॉलिड ब्लॉक ले लें, खोखला नहीं, वो अंदर भी उसके आयरन भरा हुआ है, तो हम देखेंगे कि जैसे आप उसको पानी में डालोगे वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? इतनी बड़ी शिप नहीं डूब रही, लेकिन छोटा सा ब्लॉक, उसके कंपैरिजन में तो आयरन ब्लॉक छोटा ही है, वो हम बोलते हैं कि डूब जाता है। इनफैक्ट अगर मैं इस आयरन बॉक्स को अगर मैं इस शिप के अंदर रख दूँ तो क्या होगा, तब भी आयरन ब्लॉक जो है ना वो तैरने लगेगा, सिंक नहीं होगा, डूबेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? इसके दो रीज़न हैं, ठीक है। पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न में हम बोलते हैं कि बेसिकली जो आप शिप का स्ट्रक्चर देखते हो, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि वो ना हॉलो होती है। यानी कि यहाँ पे आप जो आयरन ब्लॉक देख रहे हो ये सॉलिड था, इसके अंदर तक आयरन भरा हुआ था, बिल्कुल भी एयर स्पेस नहीं थी। लेकिन जो शिप का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि उसमें हवा भरी होती है, ठीक है। और हवा की जो डेंसिटी होती है वो पानी की डेंसिटी से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसीलिए वो ऊपर की तरफ क्या करती है, फ्लोट करने लगती है। तो शिप का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसके अंदर होती है एयर, तो एयर की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से हो जाती है क्या, कम। और हमने देखा था कि एक कॉर्क भी कैसे, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे एक कॉर्क पानी के ऊपर फ्लोट कर जाता है और एक आयरन नेल जो है वो पानी के अंदर सिंक कर जाती है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी कॉर्क की कम होती है वाटर की डेंसिटी से। यहाँ भी क्या हो रहा है, इसकी जो डेंसिटी है, क्योंकि इसमें एयर स्पेस ज़्यादा है शिप के अंदर, तो इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से होती है कम, इसलिए ऊपर फ्लोट करती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी डेंसिटी, आयरन ब्लॉक की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसलिए ये नीचे डूब जाती है, ठीक है। और ये तो हुआ पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है, अब शिप को भी अंदर आना है, इसको, ये भी कैसे अंदर आएगी, थोड़ा सा पानी डिस्प्लेस करके आएगी, ठीक है। हमको ये बताना है कि शिप डूब क्यों नहीं रही है। एक तो डेंसिटी वाला हमने पॉइंट देख लिया, दूसरा पॉइंट क्या है कि जब शिप अंदर आएगी तो पानी डिस्प्लेस करेगी। और हमने अभी पढ़ा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कि कितना पानी, जो पानी जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है तो वो कितना उसका मैग्नीट्यूड होता है, बॉयंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। यानी कि शिप ने जितना भी पानी डिस्प्लेस किया उतना ही मैग्नीट्यूड का बॉयंट फोर्स पानी ने लगा दिया शिप के ऊपर, जिसकी वजह से वो डूबी नहीं। बॉयंट फोर्स क्या करता है, बेसिकली चीज़ों को डूबने से ही तो बचाता है। तो कितना बॉयंट फोर्स लगाया पानी ने शिप के ऊपर, जितना शिप ने पानी डिस्प्लेस किया था। इसलिए हमारी जो शिप है वो डूबी नहीं, वो पार्शियली इमर्ज होके तैरने लगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे एयर स्पेस बिल्कुल भी नहीं थी, सॉलिड एकदम ब्लॉक था, बिल्कुल आयरन से भरा हुआ था, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी हो गई क्या, पानी की डेंसिटी से ज़्यादा, इसीलिए ये सिंक कर गई। सेम जो लॉजिक है, कंसेप्ट है, वो सबमरीन्स में भी फॉलो होता है। सबमरीन्स में आप देखते हो कि सबमरीन पहले ऊपर रहती हैं, फिर अचानक से नीचे चली जाएंगी, जब काम हो जाएगा उनका फिर वो वापस ऊपर आ जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? सबमरीन्स के पास होता है एक छोटा सा टैंक, उनको क्या करना रहता है, हमें पता है सिंकिंग की कंडीशन क्या होती है, जब वेट जो है ज़्यादा हो जाए बॉयंट फोर्स से। तो उसमें क्या होता है कि जो सबमरीन है वो अपने अंदर क्या करती हैं, पानी भरती जाती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है उनका वेट ज़्यादा हो जाता है उन पे लगने वाले बॉयंट फोर्स से। फिर क्या होता है कि वो सिंक कर जाती हैं, और जब उनका काम फिनिश हो जाता है, जब वो ओशन बेड्स में जाती हैं, जब काम फिनिश हो जाता है, फिर क्या होता है, ये टैंक जो है ना वापस पानी छोड़ने लगता है। पानी छोड़ने लगेगा क्या, उसका वेट हो जाएगा कम और उस पर लगने वाला जो बॉयंट फोर्स है वो हो जाएगा ज़्यादा, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ आ जाती हैं। आई बात समझ में? तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा, क्या पढ़ा कि जब हम पार्शियली या कम्प्लीटली इमर्ज वाली कंडीशंस देखते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट को जब हम एक लिक्विड में इमर्ज करेंगे पार्शियली या कम्प्लीटली, तो क्या होगा, उस पर जो बॉयंट फोर्स लगेगा वो उसके वेट के बराबर होगा, और साथ ही साथ वो जो बॉयंट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो जो पानी डिस्प्लेस करेगा ना उसके बराबर। तो ये हमने कुछ एप्लीकेशंस देख ली उसकी कि किस तरह से एक शिप जो है वो ऊपर सिंक करती है और जो एक आयरन ब्लॉक है वो सिंक कर जाता है, ठीक है। शिप क्या करेगी, फ्लोट करेगी और आयरन जो ब्लॉक है वो सिंक कर जाएगा। तो आई होप आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशंस समझ में आए हों। तो
इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर ग्रेविटेशन के लास्ट टॉपिक की, जो कि होगा रिलेटिव डेंसिटी, और उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। अब आपको करना क्या है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर विजिट करना है, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे अरेंज्ड फॉर्म में, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ वहाँ पे आपको चैप्टर्स के नोट्स भी मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए, विजिट करिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com और अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।